नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट न्यूज नेशन का ये कॉन्क्लेव गोरखपुर से, जहां मिशन बात हो रही है शक्ति की, साथ ही पूर्वांचल को कितना पावरफुल बनाया है। और अगर किसी भी प्रदेश को पावरफुल बनाना है तो वहाँ की आधी आबादी के साथ साथ अगर आपको सशक्तिकरण देना है तो वो है एजुकेशन। और ऐसे में प्रदेश में कोरोना काल में ख़ासतौर से एजुकेशन बच्चों तक मुहैया कराना और सही ढंग से मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती थी। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, आपका इस कॉन्क्लेव में स्वागत है। पूर्वांचल की बात करेंगे आपसे और तमाम मुद्दों की बात करेंगे। आप एक बड़े नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपके विभाग के बारे में बात करती हूँ। आपके विभाग के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा कोरोना काल में सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूलों ने तो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी थी, लेकिन सरकारी स्कूल में कितना मुश्किल काम था ये? पिनाज जी, जब कोविड-19 की महामारी आई तो सबसे बड़ी मार तो उसकी मानवता पर पड़ी। जीवन के सामने संकट था। सबसे पहली प्राथमिकता भी सरकारों की यही रही कि कैसे लोगों का जीवन बचाया जाए। लेकिन उसके बाद दूसरी बड़ी मार हमारे बच्चों पर ही पड़ी, जो हमारे छात्र थे। पूरा प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी सिस्टम ठप पड़ गया। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जब कभी कुछ छुट्टियां अनवांटेड हो जाती हैं, अचानक किसी कारण से, मौसम की खराबी से या किसी परिस्थिति में स्कूल बंद होता है, तभी लगने लगता है छात्र छात्राओं को कि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लेकिन इतना बड़ा शट डाउन हुआ था कि ये कल्पना ही नहीं थी कि स्कूल कब खुलेंगे। ऐसे में शहरी क्षेत्रों के बहुत सारे निजी विद्यालयों ने अपना ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे भी उन परिवारों से आते हैं, उस पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके पास वो सारी सुविधाएं थीं, और उनके स्कूल भी इतने इक्विप्ड थे, उनके पास भी ये सब व्यवस्थाएं थीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल या हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के कॉलेजेज, जिनमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, मनरेगा के मजदूर का बेटा भी वहीं पढ़ता है, रिक्शा वाले, ठेला वाले का बच्चा भी वहीं पढ़ता है, ऐसे बच्चों, ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले परिवारों के बच्चों और ऐसे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, पीएम ई विद्या लॉन्च की, हम लोगों ने कोशिश की। और आज इस मंच से मैं प्रशंसा करना चाहता हूं अपने शिक्षकों का कि जो लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी से यूज्ड टू थे, टेक्नो सेवी थे, जो लोग इंटरनेट से ज़्यादा रूबरू थे, उन लोगों ने अपने साथी शिक्षकों की मदद की, उनको भी बताया। और देखते ही देखते एक अपील पर, हम तो मीटिंग भी नहीं कर सकते थे, हमने एक अपील की थी अपने टीचर से कि आप लोग भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करिए। और लोगों ने गूगल, चिंपल, मैथ मस्ती, व्हाट्सएप, इन सब माध्यमों से, व्हाट्सएप से हमारे टीचर्स ने, हमारा एक एडवांटेज हमारे पास था कि प्रशासनिक दृष्टि से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जो स्टेट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर, हमारा हर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उस ग्रुप से जुड़ा था और उनके ग्रुप से टीचर जुड़े थे। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि छुट्टी का एप्लीकेशन आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा आप रजिस्टर में रख दीजिए, कोई आ गया तो चेक कराइए, नहीं तो ऐसे रह जाइए। उसका लाभ मिला और फिर हमारे टीचर्स ने पेरेंट्स को उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को, बच्चों को होमवर्क दिए, बच्चों ने होमवर्क करके फिर रिप्लाई किया टीचर्स को, और धीरे धीरे देखते देखते ये शुरू हो गया। बीच में एक कठिनाई आई कि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और कईयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनका क्या होगा। तो हम लोगों ने दूरदर्शन का टाइम स्लॉट खरीदा और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट तय किया, क्योंकि हर घर में। लेकिन पर आपको लगता है मंत्री जी कि अब वक्त आ गया है कि भाई डिजिटल एजुकेशन को थोड़ा भविष्य के लिए, जब अगले 5 साल के लिए आप जनता के बीच वोट मांगने जाएं, तो अब ये एक नेसेसिटी है? कोरोना ने हमें बता दिया है कि अब डिजिटल एजुकेशन इक्विप्ड करना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी अब एक नेसेसिटी हो गई है। देखिए, जो इंटरेक्टिव टीचिंग होती है, क्लासरूम में टीचर बच्चे को पढ़ाता है, उसका विकल्प तो ये नहीं है। लेकिन इस संकट ने ये बता दिया कि इसकी तैयारी रहनी चाहिए और ये बंद भी नहीं करना चाहिए। अभी हम लोगों ने अपने विभाग में भी कहा है कि ऑफलाइन टीचिंग शुरू हो जाए तो भी इस प्रक्रिया को बंद नहीं करना है, ताकि हम यूज्ड टू रहें, हमारे नए टीचर भी इसको सीखते रहें, हमारे बच्चे भी इससे अभ्यस्त रहें, ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसा संकट अब ना भी हो। तो इसमें हमारा दीक्षा पोर्टल है भारत सरकार का, 5000 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं। हमने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, सरकार में आते ही जो
तमाम सारे जो नवाचारी प्रयोग किए, उसी में ये भी किया कि जो जितनी हमारी पाठ्य पुस्तक है जो निःशुल्क हम बच्चों को देते हैं, उसके हर पेज पर QR कोड है। जी तो आप अपने स्मार्टफोन से उस कोड को स्कैन करेंगे तो अगर गिलहरी की कहानी उस चैप्टर में है तो वो वीडियो फिर आपको दिखाई देगा। तो अब बहुत सारे स्कूलों में हम स्मार्ट क्लास दे रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई रोचक भी हो रही है। और उसी का परिणाम ये है कि अभी सर्वे हुआ है और एक रिपोर्ट आई है असर की, जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसकी कोविड काल में नामांकन संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि हमने अपने स्कूलों को आकर्षक बनाया। चलिए, आपने स्कूलों को आकर्षक बना दिया, स्मार्ट एजुकेशन भी शुरू कर दी, लेकिन शिक्षकों की कुछ शिकायतें हैं, आप भी जानते हैं, जैसे ट्रांसफ़र्स को लेकर वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे पास कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अनुदेशक हैं, वो कह रहे हैं 9 साल से भाई आप लोग, महंगाई बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन हमारा भत्ता नहीं बढ़ता है, नियमित नहीं होते हैं हम। उसके बाद 32,000 से ज़्यादा खेल जो टीचर्स हैं, मतलब BPED के तहत, उनकी नियुक्तियों को लेकर। तो ये कुछ सवाल जनता के बीच से आए हैं। सवाल करेंगे या मैं जवाब? नहीं, आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैं तो एक आपकी बात आ गई, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मैं तो स्वयं एक शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षकों की अमूमन जितनी समस्याएं होती हैं जानता हूँ, सामना भी कर चुका हूँ उसका। दोनों पहलू हैं, मैं किसी भी चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ। योगी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, समाज के हर वर्ग की समस्याएं बहुत लोकतांत्रिक तरीके से सुनती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अखबार में एक छोटी सी खबर भी निकल आए या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी हो जाए किसी समस्या के बारे में, तो तत्काल हम लोगों को बुलाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और यही कहते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है, उसका रास्ता निकालो। जितनी बातें हो रही हैं इनका कोई ना कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा, ये कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो उस समय की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर सरकार ये छिपाए, उस समय आपको ना बताए कि आपको क्या मिलेगा और आपको क्या करना है और बाद में करना पड़े, तब तो गलत है। जैसे जो हमारे अनुदेशक हैं उनको पता है कि भारत सरकार की एक परियोजना है। जो हमारे अपर प्राइमरी स्कूल थे उसमें जिनमें 100 से ज़्यादा छात्र संख्या थी, तो टीचर्स को सहयोग करने के लिए एक मानदेय पर ये अनुदेशक रखे गए, क्राफ्ट्स के टीचर रखे गए और गेम के टीचर रखे गए। ये शुरू हुआ व्यवस्था। भारत सरकार से धन मिलता है, उसमें प्रदेश सरकार अपना अनुदान देती है, उसके आधार पर मानदेय देते हैं। ये लोग एक बात कहते हैं, बीच में कभी एक बार, मैं तब नहीं था इस मंत्रालय में, कोई एक प्रस्ताव ये गया था भारत सरकार को बढ़ाने का, लेकिन वहाँ से सहमति नहीं मिली। ये हुआ कि आप अपने संसाधनों से चाहें तो कर सकते हैं। हमारे वित्त विभाग के बहुत सारे, आप कल्पना करिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1,58,631 स्कूल हैं। दुनिया के किसी देश में, मैं देश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुनिया के किसी देश में, पूरे देश में इतने स्कूल नहीं होंगे। और मैं केवल सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ जितने उत्तर प्रदेश में हैं। अभी हमने कंपोजिट किया है, एक ही प्लेस पर अगर प्राइमरी अपर प्राइमरी हैं तो उनको कंपोजिट किया है, तो भी 1,34,000 कैंपस हमारे पास हैं, 6 लाख टीचर हैं, 1,80,00,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। मतलब एक अलग उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था ही एक अलग देश जैसा है। तो उसमें 1 रुपया भी अगर कहीं बढ़ाते हैं तो कितना बड़ा वित्तीय भार पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो चुनावी साल में कुछ आश्वासन मिलेगा इन्हें? अब देखिए, भाजपा कभी चुनावी साल के आधार पर काम नहीं करती। आपने देखा होगा 4.5 साल अभी सरकार के बीते हैं और पिछले 45 सालों में उत्तर प्रदेश में जो काम नहीं हुआ होगा वो हुआ। हमारे स्कूल जब गांव से बाहर गुजरते थे तो स्कूलों की स्थिति बहुत खराब होती थी, जीर्ण शीर्ण जो भवन दिखाई दे, लोग कहते थे प्राइमरी स्कूल है क्या। आज उनकी साज सज्जा, हर स्कूल की बाउंड्री है। अपर प्राइमरी में सभी के लिए हमने 45,000 अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए फर्नीचर दे दिए, प्राइमरी के लिए भी कर रहे हैं। पहले दरवाज़ा था तो खिड़की नहीं था, खिड़की था तो फर्श नहीं था, आज दरवाज़ा भी है, खिड़की भी है। पहली बार हम लोगों ने इतनी उम्र में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्श पर टाइल्स देखी है, पीने की पानी की व्यवस्था है, विद्युतीकरण हो रहा है। 1,20,000 से अधिक शिक्षक भर्ती किए हैं, हर स्कूल को टीचर दिया, नहीं तो बच्चे बैठे रहते थे, उनके पास टीचर नहीं होते थे। बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिया, जूते दिए, मोजे दिए। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जूते के साथ ही साथ सर्दियों के लिए स्वेटर भी दिए। आपने जूते मोजे स्वेटर की बात किया, इसी के साथ ही संजय सिंह जी ने आपको एक चेक भी भेजा था आपके मंत्रालय में 1100 रुपए का। वो कह रहे हैं कि भाई इतने पैसों में तो जूते मोजे स्वेटर आ नहीं सकते, आएंगे भी तो गर्म नहीं होंगे, 2600 रुपये करना चाहिए कम से कम ये मामला।
अब संजय सिंह जी की सरकार देश की राजधानी की सरकार है और समर्थन कर सकते हैं उनको, तो वादा करके वो तो हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करते हैं। वादा करके अभी पंजाब में उन्होंने वादा किया सरकार में आएंगे तो हर महिला को 1000 का भत्ता देंगे, तो दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कि भाई यहाँ तो इतने दिनों से सरकार में हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। और दूसरा एक संकट समझिए, पहले तो मैं जूते मोजे की बात स्पष्ट कर दूँ, ये सारी सुविधाएं हम निःशुल्क दे रहे हैं बच्चों को, केवल किताब सरकार स्वयं देगी क्योंकि वो बड़े मात्रा में उसकी छपाई होती है। शेष बैग, जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, स्वेटर के लिए हमने डीबीटी कर दिया। जो टेंडर करते थे जितनी धनराशि का, आप समझिए, आप ऐसे सोचिए 150 रुपया हम बैग के लिए कंपनी को देते थे। कंपनियां जो L1 होती थी लोएस्ट रेट पर, वो हमको 100 रुपये में बैग दे देती थी, 50 रुपये हमारी बचत होती थी जी। तब 100 रुपये का बैग बच्चों को मिलता था। लेकिन आज हम 150 रुपया उनके अभिभावक के खाते में भेज दिए। 200 रुपये हम स्वेटर के लिए देते थे, टेंडर होता था, कंपनी 125, 115, 120 में हमको देती थी, हमारी बचत होती थी। तब लोग कहते थे ये 125 रुपये में कैसे स्वेटर मिल सकता है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में हम रेट नहीं तय कर सकते। आज वो पूरा 200 हम बच्चे के अभिभावक के खाते में दे रहे हैं, 600 रुपया 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए, तो पूरी टोटल की धनराशि करके दे रहे हैं। रही बात संजय सिंह आम आदमी पार्टी की, कुल 1024 या समथिंग स्कूल उनके हैं, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, जिसमें सब शामिल हैं। हमारा कोई जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है जिसमें सरकारी स्कूलों की संख्या कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 2000 से कम हो। क्या तुलना करूं मैं उनसे? चलिए, तो तुलना ही नहीं हो सकती है। चलिए, तो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमने आपसे किए हैं। पूर्वांचल पावर हमारा ये कॉन्क्लेव है, मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जब पूर्वांचल से इस बार बीजेपी बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है, क्योंकि पिछली बार पूर्वांचल ने दिल खोल कर प्यार दिया था, उम्मीदें ज़्यादा हैं, तो फिर क्या कुछ अपने किए हुए काम जनता के बीच लेकर जाएंगे आप लोग, और क्या टारगेट है? पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी? पिनाक जी, पिछली बार पूर्वांचल ने जब बीजेपी को प्यार दिया था और प्रचंड समर्थन दिया था, तो वो पूर्वांचल की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, पूर्वांचल के पिछड़ेपन के प्रति जनता का आक्रोश था। आज़ादी के बाद की तमाम सारी सरकारों ने, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की, पूर्वांचल की जो उपेक्षा उन्होंने की थी, उसके प्रति लोगों के मन में गुस्सा था। लेकिन इस बार जब पूर्वांचल वोट करने जाएगा, आप आई होंगी गोरखपुर में, तो आपने देखा होगा कि पहले का गोरखपुर और आसपास का इलाका कैसा था, आज कैसा है। आज पूर्वांचल के पास अपना मुख्यमंत्री है, जिसने, और एक ऐसा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जिसने पूर्वांचल के हर जिले की गली गली को देखा है। मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी विभिन्न समस्याओं में पहुंचते थे। और आज पूर्वांचल में एम्स है, आज पूर्वांचल में खाद कारखाना है, आज पूर्वांचल के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। आज़ादी के बाद जिस उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, आपके विपक्ष कह रहे हैं कि भाई योजनाएं उनकी थी, आपने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। नहीं, क्यों, मैं बता रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, इस पर मैं आऊँगा। बस्ती का मेडिकल कॉलेज हमारी मोदी सरकार ने उसको दिया था, हमारी योगी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा हुआ, चलना शुरू किया। सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज योगी जी ने शिलान्यास किया था, मोदी जी ने लोकार्पण किया है। अब मेरे तो समझ से परे है कि वो योजना उनकी कैसे हुई। देवरिया में मेडिकल कॉलेज अभी उसका लोकार्पण हुआ है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उत्तर प्रदेश में वो दिन भी आएगा जब एक जिला एक उत्पाद की तरह हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। गोरखपुर एम्स के बारे में लोग कहते थे कि जिस खाद कारखाने को लोग कहते थे 3 प्रधानमंत्रियों ने वादा किया, नहीं चला, अब क्या हो सकता है, वो खाद कारखाना चलने जा रहा है। आज एम्स, जो केवल एक एम्स दिल्ली में हुआ करता था, उसका नाम सुनते थे हम लोग, आज हमारे गोरखपुर में एम्स है। हमारा जो BRD मेडिकल कॉलेज है, उसमें 180 करोड़ का जो एक पूरा मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक बना। इंसेफ्लाइटिस की समस्या पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने संसद में उठाई थी, तब उस समस्या को उठाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि तब कहा जाता था कि ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च किया और देश के कई राज्यों और नेपाल की जुड़ी हुई ये समस्या थी, इसलिए उनको ये उठाने का मौका मिला। हम लोगों ने उनके साथ मेडिकल कॉलेज से कमिश्नरी ऑफिस तक का पदयात्रा की थी। आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या पूर्वांचल में खत्म है। आज यहाँ किसी भी जिले में आप चले जाइए, कहीं
2, कहीं 3, कहीं 4 नेशनल हाईवे बन चुके हैं या बन रहे हैं। छोटी बड़ी सड़कें अनगिनत हैं। आज लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस से गोरखपुर जुड़ चुका है। आज गुरु गोरक्षनाथ आयुष मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। आज आप यहाँ का रामगढ़ ताल देखने के लिए पूरे पूर्वांचल की जनता आती है। तो कितनी सारी सुविधाएं, और केवल गोरखपुर नहीं, अगर इतनी बस्ती हो, सुविधाएं और देवरिया इतना हो, काम किया महाराजगंज है, हो, कुशीनगर हो। नहीं सर, अगर इतनी सारी सुविधाएं और इतना सारा काम किया है जितना आप धारा प्रवाह गिनाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो चुनाव जब नजदीक आएंगे तो हमें ये योजनाएं ही सुनाई देंगी, या फिर से हमें एक जाति, रिलीजन, जिन्ना, राक्षस, राम, यही सब सुनाई देगा? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। हम तो माननीय मोदी जी ने 2014 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास चुनाव जीतने के बाद ये मंत्र दिया था कि भाई जिसने वोट दिया हमारी सरकार उसकी भी है, जिसने नहीं दिया उसकी भी है। दूसरी बार सरकार बनी तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी जोड़ दिया। हमको सबको साथ लेकर चल रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। 4,37,000 करोड़ का यूपी इन्वेस्टर्स मीट जब हुआ था पहली बार योगी जी के नेतृत्व में, तो यही अखिलेश यादव कह रहे थे अरे हमने भी ये मीट किया था और कुछ नहीं आया। आज उसमें 3 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट यूपी में हो चुका है। दुनिया की मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की सबसे बड़ी यूनिट नोएडा में है। आज 40 लगभग मेडिकल कॉलेज खड़े हो गए हैं। आगे की योजना हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने की है। 4.5 साल में योगी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से 5 लाख नौजवानों को मिशन रोजगार के तहत नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है। मैं कोई स्वरोजगार की और इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। 1,37,000 से ज़्यादा पुलिस में, 1,20,000 से ज़्यादा हमारे शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा में, कुल मिला के 1.5 लाख शिक्षा विभाग में। आज हमने ये सब कानून व्यवस्था की चर्चा मैं करूं तो ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। तो नहीं, प्रियंका गांधी तो उल्टे आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई अपराध का ग्राफ महिलाओं के लिए लगातार बढ़ रहा है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा अपराध हो रहे हैं अगर देश के मुकाबले तुलना की जाए। महिला सशक्तिकरण का काम नहीं हो रहा। यूपी में बेटी सुरक्षित नहीं है। वो कहती हैं बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कैंपेन लॉन्च करना पड़ गया उन्हें यहाँ पर। तो भाई प्रियंका जी तो अलग ही तस्वीर दिखा रही हैं। बिल्कुल। एक बेटी बंगाल में है। प्रियंका जी जरा वहाँ जाकर बोल कर देखें, बोलने का साहस भी नहीं होगा। कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश का ये कानून, बंगाल की बेटी भारी पड़ गई आपको, ये वाली बेटी भारी पड़ेगी कि नहीं? मेरी बात समझिए। हाँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ही है कि चाहे वो भाई के साथ निकलें, चाहे अकेले निकलें, पूरे सम्मान के साथ पूरे प्रदेश में घूम करके सरकार की आलोचना करके सुरक्षित वापस आ। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां रात के 12 बजे भी अपनी स्कूटी लेकर के अपनी नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों को इतना शक्तिशाली बनाया है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियों की चारों तरफ जय जयकार। हाँ, एक बात जरूर हुई है, सपा चाहे बसपा, जो दोनों सरकारें कांग्रेस के समर्थन से चला करती थीं, थानों में बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं। नेताओं के संरक्षण में बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हुई हैं और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज घटनाएं होती नहीं हैं। अगर दुर्भाग्य से होती हैं तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई होती है। और कितने बड़े बड़े माफिया, कोई व्हील चेयर पर बैठकर, कोई जेल के अंदर बैठकर पानी मांग रहा है। ये प्रियंका जी भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के नाते, चाहे वो विकास हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे 24 घंटे की बिजली हो, तब तो 4 घंटे, इन सबको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से इसके साथ ही साथ ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकारों के दौर में राम मंदिर बन रहा है, तो उसकी बात जरूर करेंगे। हमारी सरकारों के दौर में 370 हटा है, तो उसकी बात भी जरूर करेंगे। और कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसकी भी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हाँ? बिल्कुल करेंगे। इसलिए करेंगे, भारतीय लोकतंत्र का शायद ये पहला उदाहरण होगा जब इतने शक्तिशाली नेता ने, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसकी पार्टी की देश के अधिकांश राज्यों में सरकार है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कभी दबाव में नहीं आती है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के दबाव में नहीं आती है, उसने न केवल देश के अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपये सालाना की सम्मान निधि दी, न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया, बल्कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से बहुत आगे ले जाने के मिशन मोड में काम शुरू किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जो कुछ कहा है उसके बाद किसी व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो बात कही कि कानून बहुत अच्छे थे, किसानों और कृषि के लिए बेहतरी के लिए थे, लेकिन
हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई कि हम कुछ किसानों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ये कानून वापस ले रहे हैं। दुनिया में लोकतंत्र का और लोकतंत्र में असहमति की आवाज के आदर का, सम्मान का इससे बड़ा उदाहरण कह रहा है नहीं कि भाई असहमति को आपने एक्नॉलेज करने में इलेक्शन का इंतजार किया। असहमति तो साल भर से थी, किसान ये जो कह रहा है, दम तोड़ रहे थे वहां। ये जो कह रहा है वो शायद आपका चैनल नहीं देखता। आप लोगों ने ही विश्लेषण किया है किस तरह से अभी अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश सीटें जीती हैं। उसके पहले ये किसान बिल आने के बाद कई प्रदेशों के चुनाव हुए हैं, पंचायतों के चुनाव, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए हैं, लगातार हम चुनाव जीतते गए। यही मैंने कहा कि कोई दबाव नहीं था किसी तरह का, कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यह देश कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ के अन्नदाता किसान अगर किसी बात को लेकर असहमत हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके असहमति का आदर करते हुए, उनकी बात का सम्मान करते हुए कानून वापस लिया। चलिए, तो किसानों का सम्मान किया, आदर किया, तो ये दिल तक छुएगी बात, और कितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का साथ मिलेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। एक आखिरी सवाल द्विवेदी जी, आपकी नज़र में, आप परिपक्व नेता हैं, मंत्री हैं, बेटी इस बार कितना कमाल दिखाएगी, और जो बेटे हैं वो तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, टक्कर में वो कितने हैं? देखिए पिनाक जी, गांव में एक सामान्य सी बात कही जाती है, फ्यूज बल्ब कभी दोबारा जलता नहीं है। और ये राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश जी अब सब फ्यूज बल्ब हो गए हैं। जनता योगी का ऊर्जावान नेतृत्व देख रही है, जनता देश और प्रदेश का विकास देख रही है। इन 4.5 सालों में वो हुआ है जो पिछले 45 साल में नहीं हुआ, और केंद्र के 7 साल में वो हुआ है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। अब प्रदेश की जनता आगे बढ़ चुकी है, अब जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। समाज का हर वर्ग आज भाजपा के साथ खड़ा है, इसलिए इन लोगों को अब किसी नए चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी। तब तक फिलहाल भाजपा का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ शिक्षा मंत्री, खुद बेसिक शिक्षा मंत्री मौजूद थे, और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी राय रखी। और अभी तक तो चुनाव जो हैं योजनाओं पर, वादों पर और कामकाज पर ही डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन देखिए अभी वक्त बाकी है, मुद्दे कैसे बदलते हैं, रंग कैसे बदलते हैं।